Hello viewers, today I am going to discuss important terms used in accounting. जैसा कि हम जानते हैं, हम किसी भी विषय को लें, विषय के पहले उस किसी भी चैप्टर को लें तो निश्चित रूप से उस चैप्टर में कुछ नए नए शब्द की आवश्यकता होती है, प्रयोग होता है। उसी तरीके से हम तो यहाँ पर एक विषय की जानकारी देने जा रहे हैं। स्वाभाविक तौर पर इस विषय से संबंधित बहुत सारे टर्म्स हैं जिसका कि इस्तेमाल होता रहेगा और सभी टर्म्स की जानकारी स्टार्टिंग में हमें देने की आवश्यकता नहीं है। जैसे जैसे वो टर्म्स आएंगे, इस्तेमाल में आएंगे, हम उसकी जानकारी आपको देते जाएंगे। लेकिन कुछ बेसिक टर्म है, प्रारंभिक स्टेज में उसे जरूर जानना चाहिए। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से उन्हीं महत्वपूर्ण शब्दों की जानकारी आपके सामने में पेश करने जा रहे हैं। इस वीडियो में आने वाला जो महत्वपूर्ण शब्द है उसमें से कैपिटल है, ड्राइंग्स है, एसेट्स है, लायबिलिटीज है, डेटर्स है, क्रेडिटर्स है, एक्सपेंसेस है, इनकम्स है, उसके बाद डेबिट है, क्रेडिट है, ट्रांजैक्शंस किसे कहते हैं, इन सभी टर्म्स की जानकारी हम आपको इस वीडियो में कराने जा रहे हैं। इसके पहले के वीडियो में हम आपको बिजनेस और बिजनेस एक्टिविटीज की विस्तार से जानकारी दे चुके हैं। The first important term used in accounting is capital. Meaning of capital is amounts introduced by businessmen into their own business is named or called as capital. Here amount includes cash, goods, assets. जैसा कि हम जानते हैं व्यवसाय में उसके मालिक के द्वारा जो भी धन दिया जाता है अपने घर से उसे हम कैपिटल का नाम देते हैं। इसको हम इनिशियल कैपिटल या प्रारंभिक पूंजी भी हम कह सकते हैं। इस धन में, इस अमाउंट में कैश, गुड्स और एसेट्स कुछ भी है जो अपने रिसोर्सेज से वो अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करता है टू स्टार्ट अ बिजनेस और इन केस इन फ्यूचर इफ नीड सो एडिशनल अमाउंट ऑफ कैपिटल और फ्रेश अमाउंट ऑफ कैपिटल ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड। इस तरीके से बीच में भी अगर जरूरत पड़ने पर अलग से वो पूंजी लगा सकता है। लेकिन हमें यह भी मालूम होना चाहिए कि सिर्फ इनिशियल अमाउंट ऑफ कैपिटल को कैपिटल या इंट्रोड्यूस अमाउंट ऑफ कैश को, गुड्स को हम कैपिटल का नाम नहीं देते हैं। साथ ही साथ वो सभी ट्रांजैक्शंस जो बिजनेस के कैपिटल अमाउंट को इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट, लॉसेस, ड्राइंग्स, ये सब अल्टीमेटली फाइनली हम इसे भी कैपिटल का रूप या कैपिटल का नाम दे देते हैं या कैपिटल बन जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज ड्राइंग्स. Drawings means anything withdrew by businessmen from their own business for their personal, private or household use. कोई भी धन व्यवसाय का मालिक अपने ही व्यवसाय से अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए अगर निकालता है तो हम इसे ड्राइंग्स का नाम देते हैं। अब घरेलू जरूरत को पूरा करने के लिए जब कभी भी जरूरत पड़ती है, अगर वो अपने बिजनेस से कोई भी धन का मतलब यहाँ पर भी कैश, गुड्स या किसी और रूप में अगर कोई पैसा, कोई धन, कोई सामान अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए वो निकाला है तो हम इसे ड्राइंग्स का नाम देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा जो बिजनेस है, राशन की दुकान है, घर में राशन के सामान की जरूरत पड़ जाती है तो हम मार्केट से नहीं खरीदने जाएंगे, अपनी ही दुकान से निकाल करके ले आवेंगे। तो इस कंडीशन में अगर इस ट्रांजैक्शन अमाउंट को अकाउंटिंग में, बिजनेस के अकाउंटिंग में न लें तो हमें सही प्रॉफिट लॉस की जानकारी नहीं होगी। इसलिए लेना है और किस नाम से लेना है तो पर्सनल यूज या प्राइवेट यूज के लिए निकाला गया धन हमेशा ड्राइंग्स के नाम से जाना जाता है। या मान लीजिए बिजनेस सेंटर में ओनर प्रोपराइटर बैठा है और उसके घर से उसके बच्चे आ जाते हैं अपनी स्कूल की फीस देने के लिए पैसा लेने का, और या बुक्स खरीदने के लिए या और कोई स्टेशनरी आइटम परचेज करने के लिए पैसा डिमांड कर देते हैं। तो स्वाभाविक तौर पर बिजनेसमैन अपने घर जा करके उसके घरेलू इस्तेमाल के पैसे को घर से निकाल करके देगा, यह संभव नहीं है। कारण कि जो बच्चे होते हैं निश्चित रूप से थोड़ा जिद्दी स्वभाव के होते हैं, उन्हें इंस्टेंट, तुरंत चाहिए पैसा। परिणाम स्वरूप बिजनेसमैन मजबूर होकर के अपने बिजनेस के पैसे को निकाल करके और अपने बच्चे को उसकी आवश्यकता को पूरा करने के लिए देगा। इस तरीके से जो निकाला गया धन है उसके घर के इस्तेमाल का खर्च है, इसीलिए इसे भी हम ड्राइंग्स का नाम देते हैं। अगला इंपॉर्टेंट टर्म है हमारा गुड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसकी जरूर आवश्यक रूप से सही जानकारी होनी चाहिए। गुड्स को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, कमोडिटी ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज, मतलब व्यवसाय जिस वस्तु का कारोबार करती है
हम उसे गुड्स का नाम देते हैं। जिस वस्तु का कारोबार करती है, याद रखना है। जैसे मान लीजिए हम पेन प्रोडक्शन करते हैं, तो पेन नहीं कहलाएगा, इस कंडीशन में उसे हम गुड्स कह सकते हैं। पेन को परचेज करके सेल करने का काम करते हैं, तब भी हम पेन नहीं कहेंगे, इसे हम गुड्स का नाम दे सकते हैं। लेकिन यहीं पर पेन अगर हम अपने यूज के लिए परचेज करते हैं तो फिर इसका टर्म या नाम आएगा पेन के रूप में। इस तरीके से गुड्स का मतलब होता है उस वस्तु से जिसका बिजनेस किया जाता है, जिसका बिजनेस किया जाता है। इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात यह है। अगला टर्म है हमारा स्टॉक। स्टॉक का मीनिंग होता है रिमेनिंग वैल्यू ऑफ गुड्स एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम इनटू बिजनेस। व्यवसाय में किसी भी वक्त जो भी बचे हुए सामान का मूल्य है, हम उसे स्टॉक के नाम से जानते हैं। ये बहुत कॉमन या पॉपुलर टर्म है स्टॉक। हम प्रायः अगर हम बिजनेसमैन हैं तो अपने एम्प्लॉय को बोलते हैं कि जरा देखो तो कितना सामान बचा हुआ है। कितना सामान नहीं बोलते हैं, प्रायः बहुत पॉपुलर टर्म है स्टॉक। हम बोलते हैं कितना स्टॉक बचा हुआ है। स्टॉक का मतलब होता है उस वस्तु के बचे हुए माल के मूल्य की बात कर रहे हैं जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं। किसी भी वक्त उसके बचे हुए मूल्य को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं। अगला टर्म है हमारा डेटर्स। डेटर्स का मतलब होता है उन व्यक्तियों से जिसे हमारे बिजनेस ने सामान या सर्विस क्रेडिट में दिया है, उधार में दिया है, और उससे हमें पैसा लेना है। उन सभी व्यक्तियों को हम डेटर्स के नाम से जानते हैं और उनके ड्यूज अमाउंट को हम डेट्स के नाम से जानते हैं। जिसे इस रूप से हम डिफाइन कर सकते हैं, पर्सन और पर्सन्स टू हुम गुड्स एंड सर्विसेज आर सोल्ड ऑन क्रेडिट बाय बिजनेस आर कॉल्ड डेटर्स फॉर द बिजनेस एंड द टोटल अमाउंट इज नोन एज डेट। For example, goods sold to Hari rupees 500 and Syam rupees 400 on credit. Here Hari and Syam are debtor for rupees 900. Next, creditors. Persons from whom goods and services are purchased by business on credit are called creditors for business. Just opposite है ये debtors का। इसमें है कि वह सभी व्यक्ति जिससे हमारे बिजनेस ने उधार खरीदा है और उस उधार खरीदे गए मूल्य से हमारा बिजनेस क्रेडिटर्स है, लायबिलिटीज है, हम पैसा देने वाले हैं, अर्थात ऐसे मूल्यों को हम क्रेडिटर्स के नाम से लिखते हैं। स्वाभाविक है बहुत सारे लोगों से हम उधार या क्रेडिट में सामान परचेज किए होंगे। सभी के मूल्यों को कंबाइन करके हम एक टर्म, एक नाम क्रेडिटर्स यूज करते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जस्ट अपोजिट एग्जाम्पल उसमें सोल्ड था, यहाँ हम परचेज के रूप में उसको डिफाइन कर दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। गुड्स परचेज फ्रॉम हरी वर्थ रुपीज 500 एंड श्याम रुपीज 400 ऑन क्रेडिट। हियर हरी एंड श्याम बोथ आर jointly or combined known as creditors with rupees 900. Now the next important term is assets. Assets बहुत ही important term है, प्रायः यह हमारे बिजनेस लेन देन में यूज में आएगा, इसलिए इसके सही मतलब को जानने की जरूरत है। हम एसेट्स का मतलब तो हम समझते हैं जिसमें कि ओनरशिप या स्वामित्व या मालिकपन हमारा है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कैश, गुड्स और प्रॉपर्टीज विच इज ओन्ड बाय अ बिजनेस आर कॉल्ड एसेट्स फॉर द बिजनेस। उस व्यवसाय के लिए वो चीज संपत्ति है जिसका वह मालिक है। यहां पर एसेट्स बनने के लिए दो इंपॉर्टेंट टर्म है। नंबर एक, ओनरशिप विथ बिजनेस, व्यवसाय के पास स्वामित्व होना चाहिए। नंबर टू, पोजीशन विथ बिजनेस और विथ अदर्स, वह व्यवसाय के कब्जे में हो चाहे कहीं और हो। ये ऐसा कंडीशन अगर है तो ये सभी बिजनेस के लिए एसेट्स होगा। जैसे एग्जांपल के रूप में हम कह सकते हैं कैश, जिसका पूरा नाम है कैश इन हैंड, मींस कैश ऑफ बिजनेस इनटू द हैंड्स ऑफ बिजनेस। व्यवसाय के हाथ में उसका पैसा है, इसका मतलब व्यवसाय की संपत्ति है। कैश एट बैंक, बिजनेस का पैसा उसके बैंक अकाउंट में है, इसका भी ओनरशिप बिजनेस के पास है, इसलिए ये उसकी संपत्ति है, लेकिन पोसेशन विथ बैंक है, बिजनेस के पास नहीं कहीं और है। इस तरीके से डिपॉजिट्स है, इन्वेस्टमेंट्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्रीपेड एक्सपेंसेस है, ये सभी एग्जाम्पल हमारे एसेट्स के हैं, क्योंकि इन सब में ओनरशिप बिजनेस का है, इसलिए बिजनेस के लिए एसेट्स का है। नेक्स्ट टर्म है हमारा क्लासिफिकेशन। एसेट्स की जब हम बात करते हैं तो उसका क्लासिफिकेशन यानी एसेट्स कई एक तरह का पाया जाता है। उनमें से कुछ बेसिक
क्लासिफिकेशन, महत्वपूर्ण आधारभूत या प्रारंभिक क्लासिफिकेशन की हम चर्चा करेंगे। एसेट्स का मेनली 2 टाइप से क्लासिफिकेशन किया जा सकता है, एक टैंजिबल और दूसरा इनटैंजिबल। जैसा कि हम जानते हैं, टैंजिबल का मतलब होता है ऐसा एसेट्स जिसका फिजिकल प्रेजेंस है, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, या जिसको हम टच कर सकते हैं या महसूस करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ऑल रियल थिंग्स, जितनी भी वास्तव में जो चीजें हैं दुनिया की, सब हमारा एसेट्स का रूप है, जैसे कैश, मशीन, बिल्डिंग, कंप्यूटर, टाइपराइटर एक्सेट्रा। और नेक्स्ट हमारा आ जाता है क्लासिफिकेशन में इनटैंजिबल एसेट्स। इनटैंजिबल एसेट्स का मतलब होता है ऐसे सभी एसेट्स से जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, हम इसे देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, महसूस नहीं कर सकते हैं, जैसे गुडविल, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट इत्यादि। नेक्स्ट टर्म हमारा आ जाता है लायबिलिटीज, दायित्व। अब दायित्व किसे कहते हैं? तो एसेट्स का जस्ट अपोजिट है। वहां अमाउंट रिसीवेबल था, यहाँ अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस इज द लायबिलिटी ऑफ बिजनेस। बिजनेस या कोई भी पर्टिकुलर बिजनेस, वह सभी मूल्य जो उसे लौटाना है, देना है, बिजनेस की लायबिलिटीज है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लायबिलिटीज के लिए भी 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, 2 इंपॉर्टेंट बातें हैं। नंबर 1 ओनरशिप विथ अदर्स, बट नंबर 2 पोजीशन विथ बिजनेस। मतलब व्यवसाय में वो चीज धन होना चाहिए लेकिन मालिक कोई और हो, ये बिजनेस की लायबिलिटीज है। जैसे लोन का सिंपल मीनिंग माना जाता है लोन टेकन। सामान्य अर्थ में कर्ज लिया से मतलब होता है, अर्थात कर्ज लिया तो पैसा बिजनेस में है लेकिन ओनरशिप किसके पास है? तो किसी और के पास है। क्रेडिटर्स, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, बैंक लोन, ये सभी एग्जांपल्स हैं हमारे लायबिलिटीज के। नेक्स्ट टर्म हमारा आता है एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ यूज ऑफ थिंग्स और सर्विसेज फॉर द पर्पस ऑफ गेटिंग रेवेन्यू, अर्थात धन की प्राप्ति के लिए किए जाने वाले खर्चों को, मूल्यों को हम एक्सपेंस के नाम से जानते हैं। जनरली ये जो एक्सपेंस किया जाता है फॉर वेरी शॉर्ट पीरियड या बिजनेस के शॉर्ट पीरियड रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए ये खर्च किए जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम कह सकते हैं रेंट, कमीशन, सैलरीज, वेजेस, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, ये सभी हमारा एक्सपेंस का एग्जाम्पल है। जनरली ये सब चीज बिजनेस पे करती है। व्हेन बिजनेस इन आइटम्स के लिए पेमेंट करने के पोजीशन में पेमेंट कर रही है, इसका मतलब एक्सपेंस फॉर बिजनेस है। नेक्स्ट टर्म इज इनकम, जस्ट अपोजिट टर्म है। यहाँ पर इनकम का मतलब होता है उस बचत से जो बिजनेस अपने बिजनेस के एक्टिविटीज को करने में बचा पाती है। इसका मतलब है रेवेन्यू, इनकम इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। जितना भी खर्च हो रहा है और जितनी आमदनी हो रही है उसमें जो डिफरेंस है हम उसे ही इनकम के नाम से जानते हैं। मीन्स डिफरेंस अमाउंट ऑफ सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स। जो जिस भी सामान को हम बेच रहे हैं उसका क्या दाम हमें मिल रहा है और उसको बनाने में क्या कॉस्ट आया, दोनों का डिफरेंस ही हमारा रेवेन्यू कहलाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म इज ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता रहेगा अकाउंटेंसी सब्जेक्ट में, इसलिए इसके मीनिंग को सही रूप में को जानने की जरूरत है। ट्रांजैक्शंस का मीनिंग होता है इफ अ बिजनेस एक्टिविटी फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशंस देन इट इज कॉल्ड ट्रांजैक्शंस। ट्रांजैक्शंस के लिए जरूरी है कि निम्न महत्वपूर्ण बातों को, शर्तों को पूरा किया जाए। अगर ये शर्तें पूरी होती हैं तो उसे हम लेन देन के नाम से जानते हैं। 3 महत्वपूर्ण शर्त हैं। नंबर 1 टू रिसीव भी होना चाहिए और टू गिव भी होना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है ये लेने और देने का समय क्या होगा? अगर सेम टाइम है देन इट इज कॉल्ड एज कैश ट्रांजैक्शंस। अगर डिफरेंट टाइम है तो हम इसे क्रेडिट ट्रांजैक्शंस के नाम से जानते हैं। अब एक और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि या लेना या देना या दोनों आज जरूरी है। अगर आज कुछ नहीं हुआ, आज इसमें से कोई भी बात नहीं हुई, इसका मतलब वे लेन देन नहीं है। जैसे हमने सामान का आदेश दिया, इसमें ना आज पैसा सामान आ रहा ना हम पैसे का पेमेंट कर रहे हैं, सिर्फ ऑर्डरिंग गुड्स है। दैट्स वाई इसे हम लेन देन नहीं कह सकते हैं। लेकिन इसके अपोजिट में अगर हम कहें गुड्स परचेज फॉर कैश, हमने सामान खरीदा नगद से, पैसा भी दिया और सामान भी आया, इसमें दोनों घटना आज घट रही है, ये लेन देन है। जैसे हम दूसरा एग्जांपल कह सकते हैं कि रेंट आउटस्टैंडिंग, हमने किराया बाकी रखा है, नहीं दिया है, मतलब साफ है कि हम उस सर्विस को ले चुके हैं लेकिन पैसा हम पेमेंट नहीं किए हैं। या हमने क्रेडिट में 2 महीने के लिए गुड्स सेल किया है,
इस कंडीशन में भी सामान तो आज चला गया है, पैसा बाद में आएगा, अर्थात हम इसे लेन देन के क्लास में, वर्ग में रखेंगे। तो लेन देन के लिए बहुत जरूरी है, लेना भी होना चाहिए, देना भी होना चाहिए। लेने और देने का एक समय भी हो सकता है जिसको हम नगद लेन देन कह सकते हैं, अलग अलग समय भी हो सकता है जिसे हम क्रेडिट ट्रांजेक्शन्स कहते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है या लेना या देना या दोनों, कोई एक घटना आज जरूरी है तभी लेन देन कहलाएगा, नहीं तो लेन देन नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट का यूज अकाउंटेंसी में प्रायः हर दिन हर प्रश्नों के सॉल्व करने में 10, 20, 25 बार, 50 बार यूज होता रहेगा, इसलिए इस टर्म को भी जानने की बहुत जरूरत है। तो डेबिट और क्रेडिट क्या है? इन ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शंस देयर मस्ट बी टू एस्पेक्ट। अभी हम बताए हैं कि हर एक लेन देन में कम से कम दो पहलू होनी चाहिए, दो बातें होनी चाहिए, और ये दोनों बातें रिसीव और टू गिव एकदम अपोजिट नेचर का है, विपरीत स्वभाव का है। इसलिए दोनों को एक ही स्थान पर लिख देना ये जस्टिफाइड नहीं होगा, सही नहीं होगा। इसी कारण से डबल एंट्री सिस्टम में ट्रांजैक्शंस को लिखने के लिए, लेने और देने को लिखने के लिए अलग अलग दो टर्म यूज किया जाता है जिसे हम डेबिट और क्रेडिट के नाम से जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, किसी भी अकाउंटिंग प्लेस को अगर हम दो पार्ट में बांटते हैं तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हमारा डेबिट का साइड कहलाता है, राइट हैंड साइड हमारा क्रेडिट का साइड कहलाता है। क्योंकि लेन देन में दो अपोजिट टर्म है, लेना और देना, इसी कारण से इन दोनों को अलग अलग स्थान पर अलग अलग नाम से लिखने की जरूरत है। तो एक नाम होगा हमारा डेबिट का, दूसरा नाम होगा हमारा क्रेडिट का। इस तरीके से बेसिक टर्म जो है जिसका कि अकाउंटिंग में प्रायः यूज होता है, हम आपको जानकारी दिए। अब हम आपको बतलाने जा रहे हैं कुछ और महत्वपूर्ण टर्म है जिसकी की जानकारी हम अगले वीडियो में देंगे, जिसमें मुख्य रूप से हमारा आ जाता है बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग। थैंक यू।